हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन फॉर्मेट है। इसमें जो हो गया था हमारा वो क्वेश्चन 4 तक हो गया था ये, है ना। आज हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। नॉर्मल है, फॉर्मल क्वेश्चन है, और हाई स्कूल में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसका नाम ही क्या था हमारा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसकी डेफिनेशन, टाइप्स, एग्जाम्पल्स आप क्या है वहाँ से देख सकते हो। ये आपको खुद करना है, इसके बारे में क्या है यहाँ बताने से मतलब आपको बताया नहीं जाएगा, ये आपको खुद ही करना है। सिंपल सी बात है, और आपके जो हाई स्कूल के नोट्स हैं उसमें से भी आप कर सकते हो। तो इसके जो नोट्स हैं आपको वो खुद ही बनाने हैं, और इस हिसाब से बनाने हैं कि वो शॉर्ट फॉर्म में क्या है उसकी समरी आ जाए। इसमें आप डेफिनेशन लिख लेना केमिकल रिएक्शन की, इक्वेशन की, और उसके जो मेन टाइप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो हमें थोड़ा सा समझना है कि स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या होता है। स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन, देखिए केमिस्ट्री में जो हम मैटर की स्टडी करते हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं। जब स्टडी करेंगे तो मेनली क्लासिफिकेशन ये हो सकता है, एक तो क्वांटिटी की दृष्टि से जिसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं, दूसरा क्वालिटी में आप मान सकते हो उसकी तमाम तरह की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो दोनों टाइप्स की स्टडी में, एनालिसिस में जो मैटर की क्वांटिटी होती है उसके मीज़रमेंट के लिए, मीज़रमेंट मतलब मापन, जो फिजिक्स में हमारी फर्स्ट यूनिट आती है, तो मैटर के मीज़रमेंट के लिए क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है। अब केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स होते हैं, और रिएक्टेंट्स में क्या देते हैं, प्रोडक्ट्स देते हैं। रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या मिलेगा, प्रोडक्ट्स मिलेगा। तो स्टोइकियोमेट्री का जो मतलब होता है, स्टोइकियोमेट्री का मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स का मास क्या है या वॉल्यूम क्या है, और प्रोडक्ट्स कितना हमको ऑब्टेन हो रहा है। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की जो रेस्पेक्टिव क्वांटिटी होती है, कितना हमने लिया कितना हमको मिलेगा, उससे रिलेटेड जो कैलकुलेशन है वो स्टोइकियोमेट्री में आता है। एक्चुअल में क्या है, स्टोइकियो का मतलब जो है, ये ग्रीक वर्ड है, स्टोइकियो का मतलब होता है एलिमेंट्स, ठीक है, और मैट्री का मतलब होता है मीज़रमेंट। तो एलिमेंट्स मतलब जो हमारा मैटर है उसका मापन, वो स्टोइकियोमेट्री के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड फिर हमारी नेक्स्ट टर्म आती है इसमें, स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट्स, इसमें आपको ध्यान रखना है सिंपल कि जो होल नंबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स इन एनी केमिकल रिएक्शंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो किस में आती है हमारी, ये इसमें आती है, मतलब वो हमारे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई केमिकल रिएक्शन है, XA प्लस YB PQ प्लस NR, मतलब A और B दो रिएक्टेंट्स हैं, A के X मोल हैं, B के Y मोल्स हैं, Q के P मोल्स हैं, और R के N मोल्स हैं। ए और बी के रेस्पेक्टिवली एक्स और वाई मोल्स आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, पी एंड एन मोल्स बना रहे हैं रिएक्टेंट्स की। तो ये क्या है हमारे, ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सिंपली एक्स, इसका वाई, इसका पी, इसका एन। तो सिंपली क्या मतलब हुआ, नंबर ऑफ, होल नंबर ऑफ मोल्स इन रेस्पेक्टिव रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। जैसे हम कहें कि जिंक मेटल को जब आप हाइड्रोजन क्लोराइड
हाइड्रोजन क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन या डाइल्यूट सॉल्यूशन में से रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, ये क्या हमारा एक्वस और ये गैस, ये बैलेंस्ड होगी। तो इसमें अगर हमसे कोई पूछे कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे तो सिंपली जिंक का एक स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इसके 2 हो गए, इसका 1 हो गया, इसका 1 हो गया। ठीक, तो ये हमारी क्या है, स्टोइकियोमेट्री मतलब सिंपली केमिकल रिएक्शंस में जो हमारे होल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। ठीक है, ये नोट्स की जहाँ तक बात है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। ये आपको खुद करना है, चैप्टर नंबर 1 है हाई स्कूल का। सेकंड है हमारा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इसमें क्या है कि स्टोइकियोमेट्री जो है वो ग्रीक वर्ड है। स्टोइकियो का मतलब इसमें होता है एलिमेंट्स और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट या मीज़र। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि स्टोइकियोमेट्री जो होती है उसका रिलेशन होता है नंबर ऑफ मास और वॉल्यूम्स की कैलकुलेशंस के, और किसके, रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के, जो हमारी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है। Thus, stoichiometry deals with the calculations of masses and volumes of the reactants and products involved in a chemical reaction. स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सिंपली क्या होंगे, जो आपको बताया कि नंबर ऑफ मोल्स होंगे। एग्जाम्पल ये हो गया हमारा, जैसे जिंक का 1, इसके 2, इसका 1, इसका 1। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो आता है व्हाट इज ए लिमिटिंग रिएजेंट। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत सिंपल है, छोटा सा है। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग मतलब ऐसा रिएजेंट, ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो क्या है, लिमिट करता है। क्या लिमिट करता है, कैसे लिमिट करता है, इसको आप देख लीजिए। देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो, अभी आपसे बता रहे थे कि जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो रिएक्टेंट्स लेते हैं और जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग उनकी क्वांटिटी होती है। ठीक, अब क्या है कि अगर मान लीजिए ए और बी 2 रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, इससे कुछ भी प्रोडक्ट्स बने, मान लीजिए P1 प्लस P2 हमारे 2 प्रोडक्ट्स बने। इसके मान लीजिए N1 मोल हैं, इसके N2 मान लीजिए। ठीक है, तो इसके N3 मान लीजिए आप, इसके N4 मान लीजिए। तो हमारा मेन टारगेट क्या है, ये प्रोडक्ट्स बनना है। तो इस प्रोडक्ट्स के इतने मोल्स मतलब इतनी क्वांटिटी के लिए ए के इतने मोल्स चाहिए हमको और बी के इतने मोल्स चाहिए। जब हमारी इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है, मतलब यह है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के थ्रू हमको ये बताती है कि हमको कितना रिएक्टेंट्स लेना है। अब अगर मान लीजिए हमने ये हिसाब से ज़्यादा ले लिया, इट हैज़ एक्सेस क्वांटिटी मतलब ज़्यादा क्वांटिटी है इसकी, तो क्या है, रिएक्शन जो होगी वो किसके अनुसार होगी, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब अगर ये ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जो क्वांटिटी है वो कुछ देर बाद क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जब समाप्त हो जाएगी और ये है ज़्यादा, ठीक है, तो जब ये समाप्त हो जाएगी तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इसने क्या मतलब, इसने फिर क्या काम करना है, इसका काम ये है कि ये जो है लिमिट कर देगा, मतलब प्रोडक्ट जो है हमको उस लिमिट से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये कैसा काम करेगा, एज ए लिमिटिंग रिएजेंट काम करेगा। तो जब कोई रिएक्टेंट एज ए लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करता है, मतलब वो प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटी है उसको लिमिटेड कर देता है, तो वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, जब हम नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ मिक्स करते हैं तो हमको क्या मिलता है, अमोनिया गैस मिलती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर इसको बैलेंस इक्वेशन जो होगी, इसके 1 मोल होंगे, इसके क्या होंगे, इसके हमारे होंगे 3 मोल्स, ठीक है, और ये हमको 2 मोल्स होंगे, तभी तो बैलेंस होगी। अब क्या है,
ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या कह रही है कि हमको अमोनिया प्राप्त करने के लिए 2 मोल अमोनिया तब मिलेगा जब हम 1 मोल नाइट्रोजन लेंगे और 3 मोल क्या लेंगे, हाइड्रोजन लेंगे। ये क्या होगी, हमारी आइडियल कंडीशन होगी अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब अगर ये होता है कि इसमें मान लीजिए हाइड्रोजन ज़्यादा है, ठीक है, और नाइट्रोजन क्या है, वो लिमिटेड क्वांटिटी है, मतलब ख़त्म हो जाए वो। आपने क्या करा, रिएक्शन वेसल जो है जहाँ आप रिएक्शन करा रहे हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब स्टोइकियोमेट्रिक से क्या है आपका, क्या है, हाइड्रोजन ज़्यादा ले लिया आपने, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद नाइट्रोजन ख़त्म हो जाएगा। जब नाइट्रोजन कंज्यूम हो जाएगा सारा, तो हाइड्रोजन बचेगा सिर्फ उसमें, और जब हाइड्रोजन, खाली हाइड्रोजन बचेगा तो अमोनिया बननी बंद हो जाएगी, मतलब प्रोडक्ट मिलना बंद हो जाएगा। तो इस कंडीशन में नाइट्रोजन हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और अगर हम इसको ज़्यादा ले लें फिर ये खत्म हो जाएगा, तो उस कंडीशन में ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो ओवरऑल समरी ये हो गई कि जिस रिएक्टेंट की वजह से प्रोडक्ट्स मिलना बंद हो जाता है, उसकी लिमिट बंद हो जाती है, वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। What is limiting reagent? The limiting reagent is the reactant which gets completely consumed, जो पूरी तरीके से क्या है, जिसकी पूरी तरीके से खपत हो जाती है in the chemical reaction, और उसकी वजह से क्या होता है, whose amount limits the amount of products, जो प्रोडक्ट्स की अमाउंट को लिमिट कर देती है, वो हमारा क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। ये एग्जाम्पल अभी आपको बताया है, इसमें 2 केस हो सकते हैं। फर्स्ट केस में क्या है, नाइट्रोजन पूरी तरीके से कम्प्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा तो वो लिमिटिंग रिएजेंट है, और सेकंड कंडीशन में अगर हाइड्रोजन पूरी तरीके से कंप्लीट कंज्यूम्ड हो जाएगा तो यहाँ हमारा हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। मतलब जब ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा तो इट विल वर्क एज लिमिटिंग रिएजेंट, जब ये कंज्यूम्ड हो जाएगा तो इट विल वर्क एज लिमिटिंग रिएजेंट। 2 केस इसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप ज़रा एक्स्ट्रा केयर करके ध्यान देना, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, क्या समझना है हमको, सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए, जब भी हम कोई किसी चीज़ को मेज़र करते हैं, नापते हैं, तो उसमें क्या है, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो 100% क्या है, प्रिसाइज्ड नहीं होता। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए यही पेन है, ठीक है, हमने नापा ये कि ये जो है 10.3 ग्राम्स का है। हमने सिंपल क्या है, इसको बैलेंस से नापा, सिंपल तराजू से नापा, ठीक है। अब और अगर प्रीसाइज होगी, उसने कहा कि इसका मास जो है, जो मतलब और इससे एक्यूरेट नाप सके, डिजिटल मान लीजिए आप, उसने कहा कि इसका मास जो है 3.2 ग्राम्स है। फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक एनालिटिकल पर नापा तो उस पर आया है इसका 10.325 ग्राम्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हमारे तोलने के, मापने के, मेज़र करने के इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंट करने वाला, उस पर क्या है, इसकी वैल्यू, जो उसकी शुद्धता, प्रिसाइज्ड, उसकी वैल्यू में क्या है। अब इसमें और इसमें डिफरेंस है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि चाहे बहुत थोड़ा सा अंतर हो, ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, भाई इसको हम क्या मानेंगे 10.30, तो ये कहीं ना कहीं क्या है 0.02 ग्राम्स ज़्यादा हुआ। फिर इसमें क्या है, इसमें भी डिफरेंस आ गया, और इससे एक्यूरेट लेंगे उसमें भी क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो जो हमारा प्रिसिशन है, शुद्धता में क्या है, एक्यूरेसी में वो क्या है, डिफरेंस आ जाता है। कब, जब हम उसको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं। अब क्या है, केमिस्ट्री में मैटर क्या है, हम बहुत ही माइन्यूट लेवल पर नापते हैं। भी एटम्स हैं, उनका मास है 10 की पावर
भी केमिस्ट्री में जो मेजरमेंट होता है, आप ये समझ लो कि 10 की पावर 26 से 10 की पावर -31 तक कैलकुलेशंस होती हैं। तो उनमें क्या है, उनमें जो है अशुद्धता की माप बढ़ने की संभावना है। तो इसलिए साइंटिफिक कम्युनिटी ने क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में क्या है, इजाद की। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स के माध्यम से क्या होगा कि जो उसकी प्रिसीशन है, शुद्धता में ज़्यादा से ज़्यादा हमको जो मेज़रमेंट है वो एक्यूरेट मिलने की संभावना रहती है। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं आपके सिलेबस के हिसाब से आपको क्या समझना है, वो ये समझना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स वो सर्टेन डिजिट्स होती हैं, ठीक है, जो मेज़रमेंट में हमें क्या है, शुद्धता का माप देने में हेल्प करती हैं। ऑल दी सर्टेन डिजिट्स एंड दी वन अनसर्टेन डिजिट। हाँ, एक चीज़ आपको और बतानी है, अब इसमें जो लास्ट वाली 1 डिजिट रहेगी वो अनसर्टेन मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी? जैसे मान लीजिए ये है 0, ये अनसर्टेन है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, तोलने का साधन एक्यूरेट नहीं था, और एक्यूरेट हुआ तो इसमें अनसर्टेनिटी आ गई। तो लास्ट डिजिट जो होती है वो हमारी अनसर्टेन होती है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में एक तो होती हैं सर्टेन डिजिट्स जिनको हम नापते हैं, दूसरी क्या होती है, एक लास्ट वाली अनसर्टेन डिजिट्स होती है। अब इन दोनों को मिलाकर, सर्टेन डिजिट्स और एक अनसर्टेन डिजिट्स को मिलाकर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं, और उसको निकालने के रूल्स होते हैं। ठीक है, अब रूल्स के बारे में क्या है, बुक में भी दे रखे हैं और आपको अलग अलग भी मिलेंगे कि रूल्स जो है याद करो, ये है। अगर आप यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान दोगे उस मेथड पर, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से उनको निकाल सकते हो। सिर्फ क्या है, 2-4 बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो पहली बात तो ये होगी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे होते हैं कि ऑल दी सर्टेन डिजिट्स, ठीक है, प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट। दोनों को मिला के क्या आ जाएगी हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगी या डिजिट्स। अब ये तो बात होगी, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। अब इनको निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो उसके लिए आपको मेथड मैं आपको ये बता रहा हूँ, बुक्स में भी दे रखा है आपका, एनसीईआरटी में भी है, रूल्स हैं, उनको याद करो फिर अप्लाई करो। लेकिन मैं समझता हूँ अगर आप इस वाली टेक्निक को अपना लेंगे तो आपको क्या है, कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, जो हमारा डेसिमल सिस्टम होता है, डेसिमल सिस्टम तो आप जानते होगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये डिजिट्स हमारे डेसिमल सिस्टम में आती हैं। ठीक है, अब इनमें क्या है, इसको भी हम समझने की दृष्टि से इस समय 2 भागों में बांट लें। एक तो ये डिजिट्स हो गई हमारी, और एक ये हो गई। ये जो डिजिट्स हैं ये हैं हमारी नॉन जीरो, ओके, और ये जो डिजिट्स है ये कैसी है, 0। ठीक है, ये नॉन डिजिट्स 0 हैं और ये है 0। तो पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगी आपकी, कोई भी आपको क्या है वैल्यू दी हो, सारी नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो होती हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो प्रॉब्लम्स आती है वो आती है कि ज़ीरो में, किस ज़ीरो को सिग्निफिकेंट फिगर्स माने, किसको नहीं माने। तो आपको इसके लिए बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ज़ीरो जो हैं वो 3 तरीके के होंगे आपके। पहला होगा ट्रैप्ड ज़ीरो। ट्रैप्ड ज़ीरो वो होंगे जो 2 डिजिट के बीच में आएंगे, ट्रैप्ड मतलब फंसे हुए। दूसरे जो ज़ीरो होंगे वो होंगे लीडिंग ज़ीरो, और तीसरे हैं हमारे ट्रेल्ड ज़ीरो, ट्रेलिंग, इनको बोलते हैं हम ट्रेलिंग ज़ीरो। ठीक है, अभी आप इनको समझ जाओगे। तो ट्रैप्ड ज़ीरो, लीडिंग ज़ीरो और ट्रेलिंग ज़ीरो, ये कोई अगर वैल्यू होती है तो उसमें 3 टाइप्स के ज़ीरो होते हैं। ट्रैप्ड ज़ीरो वो होते हैं, जैसे मान लीजिए 3, 0, 0, 1, जब 2 डिजिट्स के बीच में 0 हो तो उसको ट्रैप्ड ज़ीरो बोलते हैं। ठीक है,
लीडिंग ज़ीरो वो होते हैं कि किसी भी फर्स्ट डिजिट के पहले जो होते हैं, जैसे हम बोलते हैं 003, है ना, कुछ भी बोल दें, अगर ये फर्स्ट डिजिट है इससे पहले चाहे डेसिमल हो या ना हो, जितने भी जीरो आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, लीडिंग ज़ीरो बोलेंगे। तो ध्यान रखना है, ट्रैप्ड जीरो जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं ऑलवेज, सदा। लीडिंग ज़ीरो जो होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर कभी भी नहीं होते। ट्रेलिंग जीरो में क्या है, इसमें आपको 2 पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ेंगे, वो है डेसिमल। इसका मतलब ये है, ट्रेलिंग जीरो का मतलब ये बाद में आने वाले जीरो। तो बाद में आने वाले जीरो में अगर उस वाली वैल्यू में डेसिमल आ रहा है तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, अगर डेसिमल नहीं आ रहा तो सिग्निफिकेंट फिगर वो नहीं होगा। इतनी बात आप ध्यान रखो तो किसी भी वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना कि 10 की पावर्स में जितने भी जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते। ठीक है, ये है। और एक लास्ट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि अगर आप यूनिट चेंज कर रहे हो, जैसे किलोग्राम से ग्राम्स या मीटर से सेंटीमीटर, तो सिर्फ यूनिट चेंज होती है, सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू चेंज नहीं होती। अब ये जो बात आपको बताइए, इसको एग्जाम्पल के थ्रू आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे 0.08001, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ, तो ये दे रखा है आपको 0.08001। अब इसमें क्या है, देखिए ये 8 और 1 है, नॉन जीरो डिजिट्स हैं, दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। ठीक है, ये ज़ीरो है, इस जीरो को तो हम सिर्फ इसलिए लगाते हैं, सिर्फ डेसिमल की पहचान के लिए। और ये वाला जीरो कैसा है, दोनों जीरो कैसे हैं, लीडिंग ज़ीरो, और लीडिंग ज़ीरो में क्या होता है, हमारी नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। और ये 2 जीरो कैसे हैं, ट्रैप्ड जीरो हैं। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हुई, 4 हुई। अगर है हमारा 0.00230, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालनी है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कैसा है, ये जीरो है लीडिंग ज़ीरो। लीडिंग ज़ीरो मतलब, लीडिंग ज़ीरो का मतलब ये है कि ये डिजिट से पहले आ रहे हैं, और डिजिट से पहले हैं तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। अब ये क्या है, ये ट्रेलिंग जीरो है ना, ट्रेलिंग जीरो है और डेसिमल है इसमें, तो ये क्या है, हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ये नॉन डिजिट जीरो है, तो ये इसमें कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, आपसे अगर कोई पूछे कि 2.1 × 10 की पावर -3, इसमें निकालिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो 10 की पावर है, इसमें तो कोई सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा नहीं, और इसमें कितने होंगे, 1 और 2, ये 2 हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, इन रूल्स को अप्लाई करके हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको आप सही से नोट कर लेना, इसके माध्यम से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो आपको बताया है वही इसमें दे रखा है। ठीक है, ये डेफिनेशन दे रखी है, ये रूल्स दे रखे हैं, ये डेसिमल सिस्टम है, इससे हमारा आसानी से ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो फिजिक्स का है। फिजिक्स की जो फर्स्ट यूनिट है उसी में से लिया गया है, सिंपल है। इसमें सिर्फ ये पूछा है कि एसआई यूनिट्स जो होती हैं वो आप बताइए, उनकी क्या है वैल्यू, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और एसआई यूनिट्स, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से लिखिए। तो इसमें देखिए, जैसे मैटर है, ठीक, तो मैटर के मेज़रमेंट में हम तमाम तरीके की चीज़ें क्वांटिटी के दृष्टि से नापते हैं, जैसे इसकी लेंथ क्या है, एरिया क्या है ना। अब उनको जो है जिस यूनिट में नापते हैं, मतलब जो नापने के तरीके होते हैं, तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होती है डिजिट नंबर, और बाद में क्या होती है, प्लस यूनिट। यही तो होता है। मतलब जैसे हम कहें कि 5 मीटर या 5 ग्राम्स या 5 किलोग्राम्स, तो ये डिजिट हो गई, ये क्या हो गई, यूनिट हो गई। तो ये क्या है, मैटर की फिजिकल क्वांटिटीज़ को नापने के तरीके हैं। नंबर इज़ फॉलोड बाय यूनिट।
तो इसके लिए क्या है, बहुत पुराने टाइम से क्या है, तमाम तरीके के सिस्टम डेवलप किए गए हैं। पहले जो थे 2 सिस्टम मेनली थे, एक तो था इंग्लिश सिस्टम और दूसरा मैट्रिक सिस्टम, ठीक है। लेकिन बाद में साइंटिस्टों ने यह अनुभव किया कि ऑल ओवर वर्ल्ड जो है एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम डेवलप किया जाए। तो इसके लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया गया जिसको एसआई यूनिट सिस्टम बोलते हैं। तो एसआई यूनिट सिस्टम में 7 बेस यूनिट्स होती हैं। 7 क्या है, हमारी बेस फिजिकल क्वांटिटी होती है। कौन कौन सी? लेंथ होती है, मास होती है, और टाइम होती है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, टेम्परेचर होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होती है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है। लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एल से, मास को स्मॉल एम से, टाइम को टी से, जो करंट होती है उसको क्या है आई से, टेम्परेचर को टी से, नंबर ऑफ मोल्स को एन से, और ये जो है हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है इसको IV से डिनोट करते हैं। इनकी क्या है, यूनिट्स होती हैं। लेंथ ये आप जानते हो मीटर होती है, मास की किलोग्राम्स, टाइम की सेकंड, करंट की एम्पियर, केल्विन की के, मोल की मोल, कैंडिला की CD, ठीक है। तो ये हमारी बेस यूनिट्स हैं। और इससे अलग जितनी भी यूनिट्स होती हैं जो इससे निकलती हैं तमाम तरीके की, जैसे स्पीड, डेंसिटी वगैरह, वो हमारी डेराइव्ड यूनिट्स होती हैं। तो इसके लिए आप क्या है, इस नोट्स को ध्यान रखोगे। ये टेबल दी हुई है, 7 तरीके की क्या है, बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ये इनके सिंबल हैं, ये इनके यूनिट्स हैं, और ये यूनिट्स के सिंबल हैं, ठीक है। अदर क्वांटिटीज़ जितनी भी होंगी वो हमारी डेराइव्ड यूनिट्स होंगी। इस तरीके से हमारा क्या है, जो ये है आपका इस साल के लिए फर्स्ट यूनिट का सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टर्न पर क्या है, हम जहाँ से आपका एक्चुअल में केमिस्ट्री की शुरुआत होगी, नए सेशन के हिसाब, नए बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से, वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसको हम आगे लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।